कुछ कहानियां ऐसी होती है ना जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड शुरू हो गया है। तो कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है ना? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? देखो, यहाँ भी सब कुछ हालचाल ठीक ठाक हैं। तो आज के पॉडकास्ट में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी ख़ास है, मेरे दिल के बेहद करीब है और मुकेश नौटियाल जी ने लिखी है। तो उन्होंने तो इसे लिखते हुए अपनी आत्मा इस कहानी में उड़ेल दी। मुझे लगा कि इस कहानी को आपके सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में हो या फिर मैदानों में हो, हर जगह पर ये कहानी ज़रूर आती है। होता क्या है कि अक्सर हम विपत्तियों में ही पहचानते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो सिखाती है आपको कि विपत्ति में कभी भी कोई भी काम आ सकता है। तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं। बड़ों की कही दो बातें उस दिन मुझे बहुत याद आई। पहली ये कि माँ हमेशा सही कहती है, दूसरी ये कि देर सवेर ही सही कोई भी आदमी संकट में काम आ सकता है। तो हुआ यूं कि घनघोर बारिश में मैं अपनी पत्नी ममता और 9 महीने की बेटी डॉली को लेकर घर से निकल पड़ा। हफ्ते भर पहले हुई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सैकड़ों तीर्थ यात्रियों के फंसे होने की खबरें अखबारों और टीवी से बराबर मिल रही थी। उस एक हफ्ते में पहाड़ी सड़कों पर दर्जन भर बस दुर्घटनाएं होने से दहशत में आए लोग मजबूरी में ही यात्रा कर रहे थे। ऐसे में मुझे जब ममता और नन्ही डॉली को साथ ले जाने की सूझी तो माँ ने बहुत मना किया। माँ नहीं चाहती थी कि ऐसे बरसाती मौसम में मैं कोई जोखिम उठाऊं। मुझे तो वापस जाना ही था, लेकिन उनका विरोध ममता और बच्चों को साथ ले जाने को लेकर था। खतरों से मैं भी अनजान नहीं था, लेकिन सिर्फ बरसात के कारण मैं अपनी योजना को खटाई में नहीं डालना चाहता था। बच्ची को देखने मुझे चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से देहरादून जाना पड़ता था। 12-13 घंटे की वो पहाड़ी यात्रा थका देने वाली होती थी। किराए में जो रुपये झोंक रहा था सो अलग। इस मसले का एक ही हल था कि ममता और डॉली भी मेरे पास वहीं रहें जहां मैं नौकरी करता था। बरसात कुछ दिनों की होती तो मैं सब्र कर लेता, लेकिन सावन अभी शुरू ही हुआ था। आगे 2 महीनों तक पहाड़ों में बरसात की झड़ी लगे रहने की पूरी संभावना थी। 2 महीने तक सब्र करना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। बहरहाल माँ से लड़ झगड़ कर मैं एक सुबह ममता और डॉली को लेकर गोपेश्वर जाने को तैयार हो गया। माँ की एक बात तो मैंने रख ली कि उसके कहे मुताबिक सामान कम से कम रखा। इसके बाद भी हमारे पास एक बैग और एक अटैची हो गई। डॉली भी किसी भारी सामान से कम नहीं थी। गोल मटोल डॉली को ले जाने का जिम्मा ममता ने संभाल लिया और सामान का मैंने। यात्रा देहरादून से सुबह 6 बजे शुरू हुई। देहरादून से ऋषिकेश तक सड़क सीधी है, सो यात्रा भी आरामदायक रही। ऋषिकेश के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। संकरी और घुमावदार सड़कों से एक ओर पथरीली चट्टानें होती हैं और दूसरी ओर गहरी खाई नजर आती है। इन पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर बड़े ही कुशल होते हैं। फिर भी मोड़ पर घूमते हुए या फिर किसी दूसरी गाड़ी को पास देते हुए जब गाड़ी सड़क के किनारे को छूती है तो मारे डर के गिग्गी बंध ही जाती है। हम जिस गाड़ी में सवार थे उसमें कुल 9 यात्री थे। रास्ते में गपशप हो रही थी, कभी राजनीति तो कभी क्रिकेट। बातों के विषय बदलते रहते। मैं गप्पाबाजी में मस्त था। डॉली सो चुकी थी। ममता सर चकराने से पस्त होकर ऊँघ रही थी। बारिशें लगातार हो रही थी। कभी पानी तेज बरसता तो पहाड़ियों पर छाया घना कोहरा भी छंटने लगता। फिर बूंदें हल्की होती और पहाड़ सफेद कोहरे की चादर से ढक जाते। ऋषिकेश से ब्यासी, ब्यासी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक का सफर ठीक रहा।
रुद्रप्रयाग में हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। फिर रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग पहुंचे तो पता चला कि चमोली से कुछ पीछे सड़क पर मलबा आ गिरा है और गाड़ियां आगे नहीं जा रही हैं। हमारे ड्राइवर ने अपने कुछ साथियों से पूछा तो मालूम हुआ कि सड़क खुलने वाली है। ड्राइवर ने बताया कि हमारे पहुंचने तक सड़क खुल चुकी होगी, सो चलने में ही भलाई है। लेकिन सूचनाएं गलत निकली। चमोली से 4-5 किलोमीटर पहले जो पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा था, उसे डायनामाइट से तोड़ने में सीमा सड़क संगठन के जवान अब भी लगे हुए थे। सड़क कब तक खुलेगी अभी भी अस्पष्ट था। इसी बीच हेमकुंड जाने वाले कुछ जांबाज सिख यात्रियों ने सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने का एक और पैदल रास्ता बना डाला। ये 1 किलोमीटर की खतरनाक पगडंडी थी जिसमें चलना सबके वश की बात नहीं थी। पैदल रास्ता एक बार खड़ी चढ़ाई पर ऊपर की ओर बढ़ता था, फिर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर लगभग 200 कदम की दूरी के बाद दूसरी तरफ तीखी ढलान पर उतरता था। उस छोर से जाने वाले लोगों को पगडंडी पर बढ़ते देख हमारे रोएं खड़े हो जाते थे। उस ओर से आने वाले लोग जब संकरे रास्ते से होकर इस ओर जाते तो अपनी बहादुरी के कारनामे की दास्तान बड़ी रौब से सुनाते। सड़क पर जहां रुकावट आई थी वहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। ड्राइवर हमको छोड़कर अपनी गाड़ी वापस ले जा चुका था। बारिशों से बचने के लिए हम लोग अपने सामान समेत एक बस में जा बैठे और सड़क खुलने की खबर का इंतजार करते रहे। वहां बैठे हुए हमने 2 घंटे गुजार दिए। इसी बीच डॉली भूख से रोने लगी। दूध पीकर पेट भरने वाली उस बच्ची को भी हालात ने केला निकलकर भूख शांत करने पर विवश कर दिया था। जैसे ही वो भूख से बिलबिलाती, उसकी मम्मी का चेहरा और भी रुआंसा हो जाता। माँ और बेटी की ये दशा देखकर मैं अपनी गलती पर पछता रहा था। शाम के 6 बज गए। घंटे भर बाद अंधेरा गहराने लगता। देखा देखी में लोग संकरे पैदल रास्ते को पार करते रहे और लोगों की भीड़ छंटने लगी। मैं अभी तक तय नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़ूं या वापस लौटूं। इसी बीच वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अचानक पानी का बरसना बंद हो गया। मैं अभी भी पशुपेश में था, तभी ममता डॉली को उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, हम भी इस मौके का फायदा उठा लेते हैं। जैसे सारे लोग पैदल उस पार जा रहे हैं वैसे ही हम भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास ढेर सारा सामान है, फिर डॉली को गोद में लेकर चलना खतरनाक होगा। रास्ता संकरा तो है ही, बारिश ने मिट्टी में फिसलन भी पैदा कर दी है, मैंने कहा। पर ममता अब ज्यादा देर तक उस सुनसान जगह पर डॉली को भूख से बिलखते नहीं देख सकती थी। उसने मेरा साहस बढ़ाते हुए कहा, डॉली को ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। सामान आप ले जा सको तो हम भी उस पार हो जाएंगे। मरता क्या ना करता, डर मेरे अंदर अभी भी बना हुआ था, लेकिन ममता की बात मैंने मान ही ली। ममता ने डॉली को उठाया और मैंने बैग कंधों पर लटकाकर हाथ में अटैची पकड़ ली। रुकी हुई बस के अंदर 2 घंटे से लगातार कैद झेल रही डॉली को जब बाहर लाया गया तो वो चहकने लगी। उसको चहकते देख वैसे तो मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन उस समय उसकी हरकत से डर लग रहा था। उस संकरे रास्ते पर उसकी उछल कूद खतरनाक साबित हो सकती थी। ममता बड़ी मुश्किल से उसे गोद में संभाली थी। आगे आगे ममता डॉली को लेकर चल रही थी, पीछे में सामान लेकर। मेरी नजर ममता के डगमगाते कदमों पर थी। खुद गिरने का डर नहीं था जितना ममता के गिरने का था। ममता जरा भी डगमगाती तो डॉली उसकी गोद से छिटक कर खाई में गिर सकती थी। ये एक खतरनाक यात्रा थी। फिसलन भरे उस संकरे और पथरीले रास्ते को नापने के बाद हम पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचे। आगे का रास्ता अब ज्यादा जोखिम भरा था। फिसलन और रास्ते की तंगी तो थी ही, 2 तरफा खतरा अलग से बढ़ गया था। पहाड़ के एक ओर करीब 500 मीटर गहरी खाई थी और दूसरी ओर इतनी ही गहराई पर अलकनंदा नदी की उफनती लहरें भी। अचानक आए उस संकट को देख ममता ने मेरी ओर देखा। जब उसे मेरी चुप्पी से कुछ हासिल ना हुआ तो वो डॉली को लेकर आगे बढ़ने लगी। पहाड़ की चोटी पर बने उस फुट भर चौड़ाई के रास्ते पर चलने का खतरा तब अधिक बढ़ जाता था जब दूसरी ओर से लोग आते थे।
उन लोगों को पास देने में जरा भी चूक होती तो आदमी खाई में जा गिरता या अलकनंदा की लहरों में समा जाता। मैं आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन मेरी सांस फूल रही थी। ममता के चेहरे पर उड़ती हवाइयां उसका भी हाल बयां कर रही थी। तमाम खतरों से अनजान डॉली उस यात्रा का पूरा लुत्फ उठाती हुई चहकती हुई जा रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि ममता जोर से चिल्लाई। उसके साथ हमारे काफिले में चल रही कुछ औरतें भी चिल्ला पड़ी। शायद उन्होंने ममता को फिसलते हुए देख लिया था। मेरी नजर जब ममता पर पड़ी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद तो गिर पड़ी थी, लेकिन डॉली को उसने अभी भी अपनी बाहों में जकड़ रखा था। तभी किसी ने सहारा दिया तो वो उठ खड़ी हुई। ममता को ही नहीं, डॉली को भी जीवन दान मिला था। अभी ममता उठी ही थी कि हमारे पीछे चल रहा एक नौजवान आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो उसने ममता को थमा दिया और खुद डॉली को गोद में लेकर आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे ममता और फिर मैं चलने लगा। उस युवक का चेहरा मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन राह चलते हुए उससे जो बातें हुई उनसे पता चला कि वो काफी पढ़ा लिखा है और गोपेश्वर में ही ट्यूशन पढ़ाता है। पहाड़ की चोटी तक का सफर सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अब नीचे उतरने की बारी थी। खतरनाक पगडंडी का आखिरी हिस्सा पूरा करने के बाद जब हम सड़क पर आए तो डॉली को गोद में उठाकर लाने वाले युवक से मेरी सीधी मुलाकात हुई। ज्यों ही मैंने उसको देखा, मेरी नजरें झुक गई। पहली नजर में ही मैं उसको पहचान गया था। ये वही युवक था जिससे मेरा सामना हफ्ते भर पहले हुआ था। उसके नाम का मेरे पास एक चेक था जिसे वो खुद लेना चाहता था, और मैं कायदे कानून का हवाला देकर चेक को रजिस्ट्री से भेजने पर अड़ गया था। उसने देर तक मुझसे याचना की थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। चेक दस्ती ना दिए जाते हों ऐसा भी नहीं था। बावजूद मैंने उसको रजिस्ट्री का इंतजार करने की सलाह देकर वापस लौटा दिया। उस युवक ने डॉली को चूमा और फिर ममता की गोद में दे दिया। ममता ने उसे धन्यवाद दिया और उससे विदा ली। पहाड़ी पगडंडी के उस खतरनाक सफर ने मुझे कई सबक सिखाए। जीवन के सफर में रोंगटे खड़े कर देने वाली उस यात्रा ने मुझे जो अनुभव दिए वो आज भी बार बार यादों में उभर आते हैं। अपने कस्बे में कई बार मुझे वो युवक दिखता है जो उस दिन फरिश्ता बनकर मेरी मदद करने आया था। मैं आज भी उसका सामना नहीं कर पाता, और वो है कि मुझे नमस्कार करना नहीं भूलता। शायद वो मेरी हालत को समझता है। वो मुझे शर्मिंदा करके उस दिन की याद दिलाता है जब वो अपना चेक लेने आया था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा या मुझे ईमेल करिए कहानीवाला-9@gmail.com पर। इस बीच आपकी कई ईमेल्स आई थी और मैंने वो पढ़ी भी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। आप जो मोहब्बत, आप जो प्यार दे रहे हैं हमारे इस चैनल को, हमारी इन कहानियों को, उससे हौसला बढ़ रहा है। और राखी आने वाली है, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? राखी की तैयारी हमारे वहाँ भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। आज मैं कई सालों के बाद, तकरीबन 3 या 4 सालों के बाद या शायद 5 सालों के बाद वापस से राखी के त्यौहार पे घर हूँ। घर वालों के साथ राखी को मनाऊंगा। कई जगह तो कल राखी मनाई जा रही है और कई जगह परसों। तो अगर राखी का त्यौहार आप जब भी मना रहे हैं, अपने अपनों के साथ हैं तो हैप्पी राखी। अगर अपने अपनों के साथ नहीं हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि तकलीफ़ क्या होती है, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से घर से बाहर राखी मनाई है और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी जब मैं अपने अपनों के साथ नहीं होता था। और अक्सर होता है ना आपके साथ कि आप चाहते हो अपनों को वक्त देना, लेकिन आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, काम की व्यस्तता आपको वो सब कुछ करने ही नहीं देती। तो खैर, राखी का त्यौहार मनाइए बड़ी खुशी से, और अपने परिवार में मेरी तरफ से भी राखी की बधाइयाँ दीजिएगा और खुश रहिएगा। खूब पकवान खाइए, बहनों को बढ़िया से गिफ्ट दीजिए और हो सके तो भाइयों को भी गिफ्ट दीजिए। देखो, गिफ्ट देने का ना ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ बहनों को देना चाहिए, भाइयों को भी मिलना चाहिए गिफ्ट। तो ऐसा कुछ कीजिए और मुझे बताइए ईमेल करके कहानीवाला-9@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी का पता है। वहाँ आकर के आप बता सकते हैं आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, किस जगह पर कैसे, ये सब कुछ आप बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी बातें करनी है आपसे। इस बीच में बहुत नई नई चीज़ें आएंगी। अपना ख्याल रखिए। लव यू सो मच। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।